हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मुझे पूरी उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, अगर आप अपनी स्टडी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो बने रहिए टारगेट सिलेक्शन के साथ। गाइस, अगर मैं इस सेशन की बात करूँ तो इसमें 100+ क्वेश्चंस हैं आपके लिए लेके आए हैं, जो कि इसमें आपके लिए हिंदी के क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के हैं, मैथ रीजनिंग है, मैथ है, इसके अलावा जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस हैं एंड करंट अफेयर्स को पूरी तरह से इंक्लूड किया गया है। गाइस, जब भी आप अपने एग्जाम में बैठेंगे और आप हमारे लेक्चर को देख के जा रहे हैं तो डिट्टो हमारे एग्जाम से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। गाइस, बहुत मेहनत होती है इस लेक्चर को बनाने के पीछे। गाइस, बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, महोषध का संधि विच्छेद कीजिए। तो महोषध का संधि विच्छेद गाइस मैं आपको बता दूं तो इसका जो अगर आपने आंसर लगाया है ए तो बिल्कुल सही लगाया है। इसका महा प्लस औषध हो जाएगा और इसमें कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि इसमें दी गई है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए नेक्स्ट, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रत्याघात होगा। जैसे कि इसमें संधि कौन सी आ जाएगी? तो इसमें यण संधि होगी, इसमें यण संधि है और इससे प्रति प्लस घात यानी प्रत्याघात हो जाएगा। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए, देशभक्ति में समास कौन सा है? तो बताइए कौन सा? द्वंद्व है? बिल्कुल नहीं। द्विगु है? बिल्कुल नहीं। तत्पुरुष, इसमें तत्पुरुष समास है गाइस। देशभक्ति, जैसे कि आप लोगों को पता है तत्पुरुष समास में इसके 6 अपने टाइप्स होते हैं जो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें होगा देश के प्रति भक्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? तो रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाले आनंद की अनुभूति, उसको साहित्य का रस कहते हैं। डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन दिस स्क्रीन, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दोहा में जो है ना 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और इसकी जो मात्राएं होती हैं वो 2 सम होती हैं, मतलब 2 सम और 2 दूसरी सम होती हैं कि 13 ऐसे मात्रा होती है, 13 11 और फिर 13 और 11 मात्रा होती है। तो फिलहाल इसमें 4 चरण होते हैं। आंसर डी इसका सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो भाषा में बताइए क्या? रस अलंकार। तो आंसर अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल सही लगाया है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न अलंकार करते हैं। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है नरक या फिर नर्क? देखो गाइस, नरक नहीं होता है, हम लोग जो आम भाषा में नरक बोलते हैं ये देशी भाषा होती है, शुद्ध में नर्क बोलते हैं, नर्क होता है। तो बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, गाइस क्लास बहुत ही फास्ट करवाऊंगी और फास्ट ही आप आंसर देने की कोशिश करें। तो पूछा क्या इसमें? शुद्ध वाक्य क्या है? तो बताइए शुद्ध वाक्य क्या है? कि मेरी 5 बहनें और एक भाई है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। 5 यहाँ पर डिजिट आ गया है तो बिल्कुल नहीं। मेरी 5 बहनें एक भाई है, मेरा एक भाई, यहाँ पर आप देखो इसको जरूर ध्यान में रखा करें। हैं यहाँ पर हैं, ये है कहाँ पर है आएगा, कहाँ पर है आएगा? तो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, तो आंसर इसका फिलहाल सी हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, जटिल का विलोम क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि जटिल का विलोम जो है वो सरल हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, जल का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। तो जल को नीर भी कहते हैं, जल को सलील कहते हैं, अम्बु कहते हैं, पर समीर नहीं कहते हैं। समीर मतलब हवा होती है। गाइस इसका आंसर जो है ना बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बी इन समीर पर्यायवाची इसका नहीं है। क्वेश्चन अगला है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो इसको नहीं पता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। देखते हैं अनुपात कहाँ पर लिखा हुआ, 3:2, 3:2 डी में लिखा हुआ। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का है, केरल का है, असम का है, बताइए किस राज्य का है? तो राखल लीला जो है ना वो अगर आपने आंसर लगाया है राखल लीला का असम, तो ये बिल्कुल सही लगाया है। सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। राखल लीला जो है ना वो असम का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो यक्षगान जो है ना वो कर्नाटका की लोक प्रस्तुति है। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? तो देखिए कहाँ पर है? तो अगर आपने आंसर लगाया है ए तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। ए को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, यानी मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अगर आपने लगाया है मदुरै, यानी कि मीनाक्षी मंदिर जो है ना वो ऑप्शन में दिखा देते हैं आपको, कांचीपुरम, तिरुपति या फिर मदुरै। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि जो मीनाक्षी मंदिर
है वो मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस बहुत ही फास्ट करेंगे और फास्ट ही आप आंसर देने की कोशिश करें और अपनी पूरी एनर्जी जो है ना लगा के रखें इसमें, और अपना जो भी स्कोर हो जरूर बताएं गाइस। देखिए एग्जाम का टाइम नहीं बचा है और इस टाइम मुझे पता है कि डर भी होता है और एक्साइटमेंट भी होता है कि पता नहीं कैसा एग्जाम जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव कहते हैं, और आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी। तो अपनी एनर्जी को ना हाई लेवल का रखिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। सो गाइस क्वेश्चन अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो बताइए कहाँ पर स्थित है न्योरा वैली जो नेशनल पार्क स्थित है। अगर आपका आंसर है न्योरा वैली यानी कि वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट पश्चिम बंगाल में ना, हाँ तो बिल्कुल सही है, डी इसका सही हो जाएगा। न्योरा वैली नेशनल पार्क जो है ना वो हैगा मतलब है वेस्ट बंगाल में। सो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, राष्ट्रीय निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? क्या तडोब अंधेरी है? बिल्कुल नहीं है, तडोब अंधेरी नहीं है, तो कर्नाटक में है तडोबा नेशनल पार्क। काजीरंगा ये तो असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये तो असम में है, तो गलत हो जाएगा। संजय गांधी मध्य प्रदेश में है, तो एराविकुलम जो है ना वो केरला में है। आंसर इसका डी हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं, मैड्रिड कहाँ की राजधानी? तो स्पेन की मैड्रिड जो है ना कैपिटल स्पेन की है, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो बताइए अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अगर आपने लगाया है ब्यूनस आयरेंस तो बिल्कुल सही लगाया। ब्यूनस आयरेंस जो है ना वो अर्जेंटीना की कैपिटल है, ब्यूनस आयरेंस, ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सरयू नदी के तट पर जो है ना अयोध्या स्थित है, और जो सरयू नदी है ना वो घाघरा नदी में अयोध्या में ही मिल जाती है आकर, और राप्ती नदी यानी कि राप्ती नदी जो है ना वो भी घाघरा नदी में आके इसी में मिल जाती है राप्ती से, घाघरा से, ठीक है। तो इसका फिलहाल इसका सी हो जाएगा, सी इज करेक्ट हियर। सो क्वेश्चन का नेक्स्ट आपके लिए है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो क्या कानपुर, कैसे अजीब अजीब देखो नाम दिए गए हैं, आप बिल्कुल मतलब इजीली आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कानपुर तुम्हारे यूपी में पड़ता है, बिल्कुल नहीं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। डिब्रूगढ़, हाँ बिल्कुल सही है। लखनऊ हमारे यूपी में है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तो पता है आपको पूरब में बहती है, तो डिब्रूगढ़, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इजी टू मॉडरेट हैं, आप बिल्कुल कुछ इजी होते हैं कुछ टफ होते हैं, मतलब एग्जाम में भी उसी तरह का बना के देते हैं ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सकें अगर आपने सही मेहनत की हुई है। तो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है? स्वर्णिम द्वारका जो शहर है ना उसको वॉशिंगटन डीसी अगर आपने लगाया है तो आपने बिल्कुल सही लगाया है। क्या सही लगाया है? जी नहीं, सैन फ्रांसिस्को है या फिर शिकागो है? बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल सैन फ्रांसिस्को है ना, इसको स्वर्णिम शहर कहा जाता है, डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन का अगला है, ग्रेट वाइट वे तथा ब्रांड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो बताइए कौन सा नगर जाता है? तो अगर आपने लगाया है न्यूयॉर्क यानी कि ए, तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। न्यूयॉर्क को ग्रेट वाइट वे तथा ब्रांड वे के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क जो कि लंदन में स्थित है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है आपके लिए, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो बताइए मैड्रिड में है, लिस्बन में, पीसा में, वेटिकन सिटी में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गाइस डी हो जाएगा, यानी वेटिकन सिटी में ये जो सेंट पीटर्स बेसिलिका स्थित है। सो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस रट लीजिएगा खूब अच्छे से, इनको क्या करें आप अपने सेंस ह्यूमर पे काम करें। आप इसको सुने भी, लिख कर देखें भी, और मतलब विजुअली भी इसको देखें, ठीक है। सो तभी आपको अच्छे से याद हो पाएगा। जब हम पता है कोई चीज़ लिखते हैं ना तो याद करके लोग मतलब पूछते हैं अक्सर कि याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है। कहते हैं कि हिस्ट्री में हमें डेट याद नहीं रहती, हमें सन याद नहीं रहती, हमें लोगों के मतलब जो शासक वगैरह हैं उनके नाम नहीं याद रहते हैं। ऐसे नहीं याद होते, बार बार रिवीजन करेंगे आप, उनको लिख कर देखेंगे तभी याद होते हैं। तो अब भी जब भी आपको लगे कि ये चीज़ मुझे याद नहीं हो रही है तो आप उसको लिख लिया करें, ठीक है, या फिर कोई निमोनिक बनाएं तब भी आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस देखते हैं, फिलहाल ज़्यादा मैं मोटिवेट नहीं करूँगी क्योंकि आप एग्जाम का टाइम है। सो क्वेश्चन है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में, मॉस्को में, या फिर रूस में, या फिर न्यूयॉर्क में? तो ये कहाँ पर है? तो अगर आपने आंसर लगाया है इसका बताइए रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? तो रेड स्क्वायर आई थिंक रूस में स्थित है। रेड स्क्वायर जो है ना वो है, रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में, मॉस्को में, या फिर इसका आंसर अच्छा रूस में है, हम रूस ही लग रहा था। रेड स्क्वायर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन का अगला है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में है, नई दिल्ली में, कोलकाता में, या फिर सूरत में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर अगर आपने लगाया है नई दिल्ली यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट। न्यू दिल्ली यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन का अगला देखते हैं 25 नंबर, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने आंसर लगाया है डी यानी कि बताइए इसका आंसर
किस जिले में ऊँट अनुसंधान स्थित है? तो इसका है ऊँट अनुसंधान स्थित बीकानेर में ही होगा ना, जोधपुर कैसे हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में होते हैं। हाँ ठीक है, ये जैसलमेर, हाँ बीकानेर, बिल्कुल बी सही, बिल्कुल इसका हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस है 26 नंबर का, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो त्रिरत्न में उसमें है बुद्ध, धर्म और संघ। त्रिरत्न में बुद्ध, धर्म, संघ को इंगित करता है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस है 27 नंबर का, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो क्या चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे, या फिर कौन थे? तो आपको इसका आंसर मैं बता दूं, आंसर सी अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है, श्री गुप्त ने गुप्त वंश साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन का अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो पाटलिपुत्र, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन का आंसर 29 नंबर का, तराइन का प्रथम युद्ध के बीच किसके बीच लड़ा गया था? तो वो लगा देखिए, आप ऐसे ही बता दीजिए, तराइन का युद्ध आपको पता है 1191-92 में हुआ था, ठीक है, 92 में। तो और पृथ्वीराज चौहान तो आपको पता ही है, पता है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें पृथ्वीराज चौहान दिया गया है, तो फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तो तराइन की वॉर की लड़ाई लड़ी थी, तो डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वो आया था 1498 में, तो रट ही गया होगा, इतनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस 1498 बी में बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका बी देखो यहाँ पर आप दिया हुआ है, बी बिल्कुल सही, 1498। क्वेश्चन है अगला आपके लिए, ब्रिटिशर्स के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? वो सिराजुद्दौला ही था, जो बंगाल का शासक हुआ करता था, ठीक है, तो इसने ही अलीनगर की संधि की थी अंग्रेजों के साथ, और उस पर हस्ताक्षर इसने मतलब मजबूरी में ही किए थे सिराजुद्दौला ने, तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? पटना, मैसूर, जबलपुर या गुवाहाटी में? तो बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने आंसर लगाया है बी यानी कि मैसूर, तो बिल्कुल सही लगाया है, मैसूर में वाडियार राजवंश का शासन था, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला 34 नंबर का क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो करी थी देवेंद्रनाथ टैगोर, 1839, बिल्कुल सही हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं? तो स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि डी.के. कार्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती या पंडित श्रीराम शर्मा जी? तो बताइए कौन है? तो इसका आंसर जो है ना, वो महर्षि डी.के. कार्वे ने पुस्तक जो है ना, वो सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश महर्षि डी.के. कार्वे जी ने लिखी हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, मतलब इसकी क्या सफलता रही? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कर्नल एच.एस. अलकाट के कारण सफलता क्यों मिल गई? क्योंकि कर्नल एच.एस. अलकाट के कारण जो है ना, इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, और इसमें इसको काफ़ी सफलता भी मिली थी, तो जो कर्नल एच.एस. अलकाट थी, इनके कारण ही मिल गई थी, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए, सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 38 नंबर का आपके लिए, भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में स्थित है, आंसर इसका सी हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कलपक्कम में स्थित है। क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो तो आपको पता ही है, बुध ग्रह सबसे छोटा है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए 40 नंबर का, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो वो सूर्य की ओर होती है, यानी कि सूर्य से दूर होती है, सूर्य की ओर होती है, तो देखिए क्या इसका आंसर है? तो इसका आंसर जो है ना, वो सूर्य से मतलब दूर ही होती है। जो एक पुष्कल यानी धूमकेतु जो होते हैं ना, कुछ इस प्रकार के होते हैं, मतलब उनकी ऊपर के लिए पूंछ होती है और नीचे के लिए जलते हुए होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के होते हैं धूमकेतु, इनकी ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया, तो कहाँ से प्राप्त किया गया? तो हमने किया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस 42 नंबर का है, 42 निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया? तो इनको कौन भला भूल सकता है? तो बताइए कौन है? तो वो ग्रैनविल ऑस्टिन ने ऐसा कहा है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि जो भारत का संविधान है ना, वो जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया गया है, इनकी सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए, संविधान, देखिए गाइस समझाने का टाइम नहीं है, कुछ लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि आप समझा नहीं रहे, क्योंकि समझाने का टाइम नहीं है, वरना मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे समझा सकती हूँ, और मतलब बहुत ही डिटेल में समझा सकती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल समझाने का टाइम नहीं है, एग्जाम बहुत करीब है, और ये डिटेल क्लास नहीं है, सिर्फ रिवीजन क्लास है, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ आंसर दीजिए, अपना स्कोर चेक करिए। सो गाइस
आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो ना हमारी क्लासेस से ज़रूर आएंगे। हमारे जो भी अगर आपने सेशन अटेंड किए हैं तो आपको ज़रूर हमारे सेशन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एक प्रॉमिस है हमारा आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। संविधान का एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है संविधान को? तो वो कहा है महात्मा गांधी जी ने। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पवित्र दस्तावेज महात्मा गांधी जी ने कहा है। क्वेश्चन गाइड 44 नंबर का है। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य बिल्कुल हम हैं, समाजवादी हाँ है, तो हम राजनीतिक समानता भी हमारे यहाँ पे है, लेकिन हम साम्यवादी नहीं है। आंसर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो वो ए है। भाग फर्स्ट जो है ना वो बताता है कि जो हमारा भारत है, भारत के कौन सा क्षेत्र होगा, मतलब भाग ये जो पहला भाग है वो संघ क्या होगा और उसके क्षेत्र क्या होंगे वो बताता है। जैसे मैं थोड़ा डिटेल में अगर बताना चाहूँ इसको, तो इसमें बताया गया है कि जो भी स्टेट के पास जो भी क्षेत्र है वो संघ में शामिल होगा और संघ का जो अपना क्षेत्र है वो संघ में शामिल होगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कभी भी मतलब दूसरे देश से या फिर कोई ऐसे खाली लैंड पड़ा था उसको एनेक्स कर लिया जाएगा, मतलब उसको छीन लिया जाएगा, इसको या मिला लिया जाएगा देश में, तो वो भी हमारा ही क्षेत्र माना जाएगा। तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। फिलहाल इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 कहता है नए राज्य का गठन कर सकते हैं, मतलब एक राज्य है उस राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाए जा सकते हैं या फिर 2 राज्यों को जोड़कर एक तीसरा राज्य बनाया जा सकता है। तो ऐसा आर्टिकल 3 में बोला गया है। आर्टिकल यानी कि सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन का अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो बताइए कौन सा भाग बताता है? तो वो बताता है आपका आर्टिकल 8 नंबर का आंसर बिल्कुल आपका ए हो जाएगा। जो हमारा भाग 8वां है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। 8 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, गैल्वेनोमीटर जिस तरह विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा से रिलेटेड है, तो ग्राफोमीटर किससे रिलेटेड है? तो बताइए ऊंचाई कोण। और तो जो ग्राफोमीटर होता है वो कोण से रिलेटेड होता है, कोण, ठीक है, कोण को मापता है। इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? देखिए एस्टेटिन है, रेडॉन है, यूरेनियम है, लिथियम है। गाइस देखिए जैसे आपको मैं बताऊं तो इसमें सबके सब जो है ना वो दुर्लभ एलिमेंट ही है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा एलिमेंट इनमें इन चारों में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो आप स्टैटिन को लगा के आना। ये बहुत ही रेयर मेटल है, बहुत ही रेयर एलिमेंट है, ठीक है। वैसे रेडॉन भी है, यूरेनियम भी है और लिथियम भी है रेयर मेटल, बट यहाँ पे 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा रेयर पूछा गया है तो वो स्टैटिन है। तो आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला गाइस है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? जैसे कि आपको पता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल 18 जो है ना वो तत्व हैं और कुछ उसके उपधातु भी हैं, उसके सब एलिमेंट्स भी हैं। तो इसमें बताइए कौन है? टिन है, बिस्मिथ है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है। तो अगर आपने आंसर इसका दिया है ए यानी कि टिन जो है ना वो एक उपधातु है। ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए 51 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है? तो आगे मैं पढ़ूंगी ही नहीं, वो है आपका आंसर इसका हो जाएगा डी यानी कि लिग्नाइट जो है ना वो सबसे मतलब घटिया लेवल का कोयला होता है और सबसे अच्छा जो लेवल होता है वो एंथ्रेसाइट होता है और हमारी मतलब दूसरे नंबर पे बिटुमिनस होता है, फिर पीट होता है, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे घटिया जो होता है वो लिग्नाइट होता है। आंसर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर होता है? तो वो केरोसिन है, यानी कि जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, केरोसिन ऑयल। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला, साइटोलॉजी निम्न में से अच्छा स्टडी ऑफ साइटोलॉजी तो क्या कहते हैं उसको? तो वो होता है शेल। अगर कोशिका की स्टडी को की जा रही है तो उसको कहेंगे साइटोलॉजी। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश अच्छा किस भाग में होता है? तो वो केंद्र में होता है। जो डीएनए होता है वो केंद्र में होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, केंद्र के अलावा जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बर्गर की तरह होता है, इस तरह का, मतलब मैं शेप बना नहीं पा रही हूँ, तो कुछ ऐसा ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, बाकी जो शेल के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए होता है। तो इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, भाई मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वो कार्ल बेंडा थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द दिया था। आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, विटामिन निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? क्वेश्चन में आगे पढ़ूंगी ही नहीं, विटामिन है वो ए, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो सकती है। इसका जो एसिड होता है वो रेटिनॉल होता है। आंसर इसका फिलहाल इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, पूछा गया है कि एनीमिया, देखो
क्वेश्चन पढ़िए ही मत, सुनिए। एनीमिया रोग क्यों होता है? तो विटामिन B12 इनकी जो ये मल्टीविटामिन होता है, तो विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया हो जाता है, इसका फिलहाल इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार, देखिए कि करंट अफेयर्स के हैं, देखिए करंट अफेयर्स के स्टार्ट हो गए हैं और करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं, इनको रट लीजिएगा। तो किसी राज्य ने क्या चलाया है? हर खेत स्वस्थ खेत अभियान चलाया है, तो वो हरियाणा ने चलाया है। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। हर खेत स्वस्थ खेत, तो हरियाणा द्वारा स्कीम चलाई गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो वो चाइना मिला है। आंसर बी इसका सही हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है गाइस, तो इसका फिलहाल इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो क्या है? रोहित शर्मा है जी हैं, सूर्य कुमार यादव है, शिखर धवन है। बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने आंसर लगाया है इसका बी सूर्य कुमार यादव, तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शिखर धवन जी को ये मिला हुआ है। गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि एक करंट अफेयर्स का पूरा एक लॉन्ग लेंदी वीडियो लगभग 1 आवर का है और इसी चैनल पर डाल दिया गया है। लगभग इसमें 300 के करीब क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। लगभग लास्ट 8 मंथ, मतलब 6 to 8 मंथ के क्वेश्चन करंट अफेयर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप अपने करंट अफेयर्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारा लेक्चर जरूर देखें और इसी लेक्चर की आपके जो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जितने भी हमारे वीडियो हैं आपको सारे मिल जाएंगे और वो करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। गाइस अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो लेक्चर को जरूर अटेंड करें और बार बार उसको देखें और सुनें, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन को रखा गया है करंट अफेयर्स के, लास्ट 6 मंथ के हैं और एक आप सिर्फ सिंगल वीडियो से आप अपना करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो क्वेश्चन गाइस देखते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि हर एक एग्जाम में 10 से 12 करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो क्वेश्चन गाइस देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन है अगला, हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया। तो बताइए कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है, अगर आपका आंसर है ए इनकी न्यू दिल्ली, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हो जाएगा, हाल ही में हुरून इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है? तो वो किया है डॉक्टर राज पी नारायणन को, यानी कि आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राज सी नारायणन को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा को लॉन्च किया है। डिजिटल नया प्लेटफॉर्म है सेबी ने, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन का अगला है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप करंट अफेयर्स का वो लेक्चर जरूर अटेंड करना अगर आपको करंट अफेयर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो, क्योंकि हर एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो बताइए कहाँ मनाया गया था? तो सारना में, पटना में, मुंगेर में या फिर दरभंगा में? तो आंसर फिलहाल इसका डी हो जाएगा, दरभंगा में ये मनाया गया था। आंसर डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को आपराधिक जिला घोषित कर दिया गया था? तो शारना, नवादा, गया, फिर भोजपुरा। तो बताइए कि इसका आंसर क्या है? तो अगर आपने आंसर दिया है सारना, यानी कि सारण ए, तो बिल्कुल सही दिया है। ए को जो है ना वो आपराधिक जिला घोषित कर दिया गया था। आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन है गाइस, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ मिला था? तो मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, आप ऐसे याद कर लिए, बोध गया, यानी कि बोध गया में ज्ञान मिला, बोध गया में बुद्धि मिली। भगवान बुद्ध को बोध गया में बुद्धि मिली, तो बोध गया इसका करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं कहाँ लिखा है, तो बोध गया। देखिए बोध गया नहीं लिखा, सिर्फ गया लिखा है, तो फिलहाल इस तरह से भी अपना आंसर सही कर सकते हैं। आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस है नेक्स्ट आपके लिए, आई होप यू और गॉट राइट। सो गाइस क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो 1949 में, 30 में, 20 में, फिर 1919 में। तो वह 1949 में, 1929 में, 1929 में, 1929 में वो शामिल हुए थे। कौन? जेपी नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। कांग्रेस बनी कब थी? INC कब बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में बनी थी। और उन्होंने कब ज्वाइन की थी? तो 1929 में। तो सी इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, बिहार में जमींदारी प्रथा का समाप्त कब हुई? तो बताइए कब समाप्त हुई? तो अगर आपका आंसर है बी, यानी कि 1950, तो बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। 1950 में बिहार में जमींदारी प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो वो थे कुमार गुप्त। आंसर डी इसका सही हो जाएगा, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सो क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन पूरा देखिएगा, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की, सिराजुद्दौला की, या फिर कुंवर। देखो मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था क्योंकि वो
उनसे जो अंग्रेज़ थे उनकी जो फैक्ट्री बनी थी उससे दूर अपनी राजधानी ले जाना चाहता था, ताकि उनसे थोड़ा जो इंटरेक्शन है वो कम हो सके। इस वजह से वो मीर कासिम जो है ना वो मुंगेर को अपनी राजधानी ले गया था। तो 72 नंबर का है, जो कि अपने क्वेश्चन जो हैं वो मैथ के स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलो हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे और आप आंसर अगर आप हमसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं तो आंसर बताइए क्या है। फिलहाल देखते हैं, यदि एक कमरे ये कमरा है की लंबाई, ये इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई ये चौड़ाई, मतलब मैं आपके लिए अगर बनाऊं स्ट्रक्चर, आप अपने जहाँ पे बैठे हैं उस कमरे को देखिए, ठीक है। कुछ शेप बनेगा, जाके बहुत टाइम लगेगा गाइस, मगर आपको बना लग गई तो कुछ इस तरह का इसका शेप बन जाएगा, ठीक है। ये कमरे की लंबाई चौड़ाई लंबाई जो है और चौड़ाई को डी से करते हैं और ऊंचाई यानी कि एच से करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि लंबाई जो है ना वो 20 मीटर है, चौड़ाई जो है ना वो 25 मीटर है और हाइट है वो 35 मीटर है। तो कमरे की चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गाइस इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है, सिर्फ आपको देखो फॉर्मूला इसमें आना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन को करिए, नहीं आता तो स्किप कर दीजिए। फिलहाल मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल का यानी कि जो भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देती हूँ मैं आपको। फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इक्वल्स टू 2 इंटू ऊंचाई यानी कि एच, ब्रैकेट लंबाई को एल से डिनोट करते हैं प्लस इसकी चौड़ाई को डी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 इंटू एच कितना हमारे पास है 35 है, ठीक है। और ब्रैकेट में कितना है, लेंथ कितनी है, तो हमारे पास 20 है प्लस और डी कितना है हमारे पास 25 है, ठीक है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए 35 दूमा कितना होता है 70, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो इंटू आएगा, और 20 और 25 कितना हुआ 45। जब 45 का आप 70 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो अब आपका आ जाएगा 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो है ना वो आपका 3150 आएगा। 3150 देखिए कहाँ पर लिखा है, तो 3150 ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ए आंसर इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है 73 नंबर, मनोरंजन पर खर्च किए गए धन की तुलना में वह भोजन पर, कुछ दिया तो गया ही नहीं, इसमें निकाला ही नहीं जा सकता कुछ भी। एक क्वेश्चन गलत लिखा है गाइस, ये क्वेश्चन गलत टाइप है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगर कोई कर सकता है तो करिए, बिल्कुल कमेंट में बताएं बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन गलत टाइप है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें निकालें क्या, कुछ तो पता ही नहीं क्या निकालना है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का है, 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल जो है ना वो 55 है। भागफल कितना है, तो 55 है। शेषफल कितना है, तो वो है 21 आता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। गाइस मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ इसका, इसमें क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नहीं होता है, फिलहाल आप याद कर इसको ईजिली कर सकते हैं। जैसे भाजक होता है, जो भाजक होता है भाज्य इक्वल्स टू क्या होता है, भाज्य में दिया गया हुआ है कितना है, भाज्य बोलते हैं इस नंबर को जिसमें भाग दिया जाता है, ये भाज्य है, ठीक है। और भाजक क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है, जो कि हमें निकालना है। भाजक हमें निकालना है वो x है, ठीक है। और भागफल जो निकल कर आता है, भागफल जो निकल कर आता है वो हमारे पास 55 है, ठीक है। और शेष जिसको रिमाइंडर कहते हैं, शेष हमारे पास 21 बचता है, ठीक है। तो जैसे कि आप क्या करते हैं, आप ऐसे समझिए, ऐसे ही तो करते हैं ना हम, ऐसे करके। तो ये जो यहाँ पर जो होता है वो हमारा भाजक होता है और यही निकालना है। ये जो भाज्य क्या होता है, ये भाज्य जो हमारा है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। और इसके बाहर में भागफल जो है ना वो यहाँ पर आता है, और शेषफल जो है ना जो भी रिमाइंडर में बचता है, शेषफल जो भी रिमाइंडर में बचेगा उसको शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास इतना जो दिया गया है, तो इसको हम निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालना है। इसको ऐसे निकाल सकते हैं हम,
आप ऐसे निकालिए इसको, भाज्य बराबर, मैं इसको एक बार हटा देती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। भाज्य एक फॉर्मूला ही है, भाज्य इक्वल्स टू होता है भाजक। भाजक देखिए, भाज्य में दिया हुआ है, ठीक है, इनटू इसमें अगर आप करेंगे भागफल, ठीक है, और इनटू सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा आपका, क्योंकि शेषफल तो प्लस में ही हो जाएगा ना, ये इनटू में कैसे आ सकता है, ये हो जाएगा आपका प्लस शेषफल। इतना हो गया। आपको पता है भाज्य आपको कितना दिया हुआ है, मैंने अभी बताया था भाज्य किसे कहते हैं, तो जिससे जिसमें भाग दिया जाता है 71, ठीक है। तो ये हो गया भाजक, तो हमें निकालना है वो जो कि x है, और ये भागफल हमें दिया हुआ है, प्लस 21 हमारा शेषफल है, भाई जोड़ना ही पड़ेगा ना उसमें, ठीक है। तो क्या करते थे वो 55 और 21 कितना होगा, पहले आप इसको क्या करें, यहाँ पर ये हो जाएगा 15, 9, 7, 1, 21 उधर प्लस का है, इधर माइनस का आ जाएगा, तो 21 हो जाएगा। डिवाइड में कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 55, क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई में है, और इक्वल्स टू आ जाएगा आपका x। अगर आप जब उसको काटे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 21 माइनस करेंगे इसमें, तो एक में से एक गया 0, और 7 में से 2 गए 5, बचा कितना 9, 5, 1, डिवाइड में कितना बचा 5 डबल, क्योंकि डबल 5 तो था ही ऑलरेडी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं गाइस आगे। आपका हो जाएगा 5 से काट लेते हैं, जब भी आप मतलब काट लेना अपने आप, फिलहाल 5 सत्ते 35 होता है, 5 15 हो गया, 5 इक्कन 5 हो गया, 5 में 45 हो गया, 0 का 0 आ जाएगा। आगे काटेंगे तो टोटल आपका है ना, जो काटेंगे आप काट लीजिएगा अपने आप, 290 आएगा। फिलहाल इसका जो आंसर है 290 देखिए दिया गया हुआ, बिल्कुल डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अपने आप काट लीजिएगा, फिर फालतू का टाइम वेस्ट होगा, आप जल्दी जल्दी अपना खुद काट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो ना थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियो जो ना लेंदी हो जाएगी। सो ये काट पीट तो सकते ही, आप अपने अपने तरीका बता दिया आपको ऐसे करना है। सो क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 14 हो जाए, ठीक है। क्या करना है, हमें 7 में कुछ जोड़ना है तो हम जोड़ लेते हैं, 7 प्लस हम x जोड़ लेते हैं, और हमें 9 में भी कुछ जोड़ना है, यानी कि 9 प्लस x जोड़ लेते हैं, 9 प्लस x जोड़ लेते हैं। अनुपात इनका कितना हो जाएगा, 7 वाले के 13 हो जाएगा और 9 वाले का 14 हो जाएगा, इतना लाना है। अब आप कर लेंगे ना, ईजिली करेंगे, कैंची वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका अगर 7 का 14 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होके आएगा 7 या 7 चौक 28, 98 आना, हाँ 98 प्लस 14x इक्वल्स टू 9 की 13 में करेंगे कितना आ जाएगा, 117 है ना, 9 9 3 27 बिल्कुल, हाँ 117 प्लस 13x, इतना ही आएगा ना। अब क्या करते हैं, x वाले इधर ले लेते हैं, तो 14x माइनस 13x, जब उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर ही प्लस का जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, तो 117 माइनस 98, यहाँ पे 14x माइनस 13x कितना बचा, तो x, और इधर से 117 में से 98 निकालेंगे तो कितना बचेगा, निकाल लीजिए आप, 19 बचेगा, ठीक है। यानी 17 माइनस 8 कितना बचा, 8 9 10 9 9 9 एक 9 बचा, और 10 में से 9 गया तो 19, तो x का वैल्यू कितना आया, तो 19 आया। फिलहाल इसमें पूछा गया है तो कितना जोड़ा जाएगा, तो x हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसका रेशियो जो है ना वो अपने आप निकल आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर ए इज़ करेक्ट, आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल सही हमारा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है अगला, देखते हैं। इन्हें बोला कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो 9 9 9 9 9 एंड 9, देखिए 6 हो गए, कितने हो गए, ये हो गए हैं आपके 6, ओके। तो ये 9,99,000 हो गए हैं। फिर बोला है कि सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो लिख देते हैं हम 1 लाख करीब, हाँ 1 लाख हो गई, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इन्हें योग मतलब हमें जोड़ना है इनको, ठीक है, इनका हमें एडिशन करना है, तो कितना हो जाएगा जाके, तो क्या देखो 9 का 9 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 9 का फिर 9 9 0 का 9 9 0 का 9 9 एंड 1 एक 10, तो 10,000 मतलब 1,99,999 हो जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर डी बिल्कुल हमें सही दिख रहा है, डी इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन अगला गाइस देखते हैं।
960 सेंटीमीटर लंबी छड़ से सटीक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। कितना इजी है, मतलब क्या ही पूछ लिया है। इन्होंने बोला 960 की एक छड़ कोई है, उसकी 960 सेंटीमीटर लंबी है। अब 17 मतलब 17 सेंटीमीटर के टुकड़े काटने हैं, तो कैसे काटोगे। अरे 960 को 17 में डिवाइड कर लीजिए। और इन्होंने बोला कितने काटे जा सकते हैं, एग्जैक्ट कितने जैसे काटे, जो बच जाए उसको छोड़ दीजिए, जो जितने काटे जा सकते हैं उतना निकाल लेते हैं। तो 17 को आप 96 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग आपका आएगा 50, यानी कि 17 क्या 17 में 85, तो 5 तो आना ही आना है, 85 बचा कितना 11 110 और 17 अट्ठे 104 होता है ना, तो 8, यही इसका आंसर आना चाहिए। 58 आएगा, तो आंसर 58 हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल। 56 पढ़िए जरा टेबल 17 का 17, हाँ 17 छंगे 102 होते हैं ना, 102, तो 110 से कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ना वो 56 होगा, यानी कि 56। आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा क्या गया है, देखते हैं। क्वेश्चन है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो रही है। देखिए जब ऐसा पूछा जाए ना प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, तो आप समझ जाइए ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्वेश्चन दिया गया है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट पे है, ठीक है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या इतनी है, जो भी दी गई हुई है ये भी 8,47,000 कुछ है, तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो ऐसे निकाल सकते हैं आराम से हम। वर्तमान संख्या निकालने के लिए, वर्तमान संख्या निकालने की फॉर्मूला है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस दर कितनी है और डिवाइड बाय 100 और स्क्वायर में टाइम कितना दिया गया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल मतलब पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, तो 8,47,000 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, 1 प्लस का बन ही रहेगा, और हमें मतलब दर कितनी दी गई हुई है, तो हमारे पास है 20%, डिवाइड में 100, टाइम कितना है, ड्यूरेशन 2 ईयर, तो हम 2 लिख देंगे। जब इसको काटेंगे 20 पंचे 100, 5, अब देखो 5 एकन 5 प्लस 1 6/5 आ जाएगा ना, यहाँ पर देखिए आप ऐसे कितना है 8,4,7,0 इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका 6/5, और ये स्क्वायर में है तो हम इसको डबल बार लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, या आप 25 कर दीजिए, 6 कम 36 कर दीजिए। अब इनको जब आप काटेंगे इसको, ठीक है, इससे काटेंगे तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देती हूँ, क्योंकि आप काटते रहिएगा। आंसर जो आपका आ जाएगा, आंसर आपका आएगा 12 कुछ 12 के करीब आएगा आंसर। मल्टीप्लाई देखिए बहुत बड़ी है, आप खुद कर लीजिएगा। 12,19,680 ये आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए आंसर कहाँ है, 12,19,680 आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है। 3,5,0,6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो देखिए क्या करेंगे आप, सबसे छोटा इसमें अंक क्या है, सबसे छोटी संख्या बनानी है ना। अगर आपसे कोई कहे 1 है, 2 है और 3 है, इनसे सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी पहले लेंगे ना, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लेंगे। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, तो आप क्या करेंगे 0 देखते हैं, ठीक है। क्या आप ऐसा ही करेंगे, मैं गलती कर रही हूँ ये आप मुझे करेक्ट करिए, ठीक है। क्या मैं गलती कर रही हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ, तो आप मुझे करेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप कुछ क्वेश्चन को कर रहे हैं ऐसे, यानी कि 0 कर रहे हैं, फिर आपने किया है 3, फिर आपने किया है 5 और 6, क्या ये संख्या बनेगी 4 अंकों की सबसे छोटी। आप कहेंगी हाँ ये छोटी तो है, लेकिन ये 4 अंकों की नहीं है, ये 3 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं आगे रह जाती है, तो ये 3 अंकों की संख्या बन गई ना। तो आप 0 पहले नहीं लेंगे, पहले लेंगे आपको लेना पड़ेगा 3, फिर लेना पड़ेगा 0, फिर आप लेंगे 5 और 6, तब आपकी सबसे छोटी संख्या बनेगी, यानी कि 30-56 आंसर। देखिए कहा है आंसर बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 30-56 आंसर ए इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट गाइस है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, 2 संख्याओं के HCF और LCM
क्रमशः 75 हैं और 445 हैं। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 बचता है। देखिए अभी मैंने क्या बताया था, मान लिया पहली संख्या, पहले मैं आपको इतना यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इतना सॉल्व करते हैं यहाँ का। तो इन्होंने बोला है कि अगर पहली संख्या जो है ना उसको मान लिया वो x है और उसको हम 3 से भाग देते हैं, ठीक है, 3 से भाग दिया तो भागफल जो है ना वो 75 बन जाता है, यानी कि भागफल 75 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी बताओ। अच्छा अब 3 उधर जाएगा नहीं जाएगा, बराबर 75 × 3 कितना हो जाएगा बताइए। तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 × 15 के 5, 7 × 21 1 22 225, यानी कि पहली संख्या क्या है तो वो 225 है। पहली संख्या हमने निकाल ली है 225 है, ठीक है। अब गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है क्या होता है कि जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया गया हो और आपसे पहली और दूसरी संख्या में कोई संख्या पूछी गई हो, उनमें से एक पता हो तो क्या होता है, एलसीएम फॉर्मूला है ये आप रट लीजिएगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला। क्वेश्चन इस तरह के बहुत रिपीटेड होते हैं, इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। तो हमें एलसीएम भी दिया गया है, एलसीएम कितना है हमारा 75 है और एचसीएफ कितना है, सॉरी एलसीएम जो हमारा है वो 450 है और जो ये हमारा एचसीएफ है इधर उधर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, 450 है। इक्वल्स टू पहली संख्या हमने निकाल ली है कितनी है 225 है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो हम निकाल नहीं सकते क्या गाइस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको इससे काट लीजिए, 25 तिमा 75 और 25 नेमा 225, 9 से इसे काट लिए, 9 पना 45 यानी कि 5, तो कितना आ जाएगा 3 × 50 यानी कि 50 इंटू सेकेंड, इधर तो खाली सेकेंड संख्या ही बची ना, तो 5 तिमा 15 150। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या ही पूछी गई है शायद हमसे, देखिए क्या पूछा गया है, भागफल है तो बताइए दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 150 आ जाएगी, आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब इंग्लिश के स्टार्ट हो गए हैं तो फिलहाल हम इंग्लिश करते हैं, देखते हैं गाइस क्या पूछा गया है आपसे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, जो यहाँ पर जो आइटम एक दिया गया है उसका मीनिंग क्या है वो पूछा गया है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, रनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब होता है हैवी, बहुत ही हैवी बारिश का होना। तो देखिए कहीं लिखा है कि हैवी बारिश, कैट एंड डॉग फाइट नहीं, कैट एंड डॉग फाइट नहीं है। टू क्राउडेड बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। रनिंग हैवली, हाँ बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा, रनिंग हैवली यानी कि बहुत, कहते हैं ना बहुत ही, अगर आप आइटम्स में बोलना चाहें अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही तो कहेंगे आप रनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी कि कैट्स और डॉग की तरह बारिश हो रही, बहुत तेज़ बारिश हो रही, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट एयर पोल्यूशन, वेल नोन फैक्ट है, क्या फैक्ट है देखो यहाँ से पढ़िए आप, यहाँ पर आपको देखना है, इट इज़ वेल नोन फैक्ट है, मतलब जो भी कोई फैक्ट है वो अच्छी तरीके से सब जानते हैं। दैट क्या है, एयर पोल्यूशन हैज़ अ टेरिबल ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल। तो क्या करता है, देखो यहाँ पर डैश आना चाहिए था, टेरिबल, तो जो देखो सब अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल वेल नॉन होते हैं, ये फैक्ट सब जानते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है ना वो लोगों की हेल्थ को क्या करता है, तो अफेक्ट करता है, यानी कि उसको प्रभावित करता है, तो इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला हो जाएगा आपके लिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो एंटोनिम पूछा गया है, मतलब ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है। तो परसिस्ट, देखिए परसिस्टेंस बोलें या फिर कंसिस्टेंसी बोलें तो सेम ही मतलब होता है। परसिस्टेंसी मतलब होता है कॉन्टीन्यूटी, कोई चीज़ कॉन्टिन्यू चलती रहे, या फिर कहते हैं ना कोई आप कॉन्टिन्यू रखिए, परसिस्टेंस में रखिए, फिर कंसिस्टेंसी में रखिए, तो इसका एंटोनिम पूछा गया है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यू, इनकी आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं, क्वेश्चन 84 नंबर का, यहाँ पर भी आपसे एंटोनिम पूछा गया है, डमी का एंटोनिम पूछा गया है। तो एंटोनिम देखो, डमी मीन्स होता है, आप जब कभी मॉल वगैरह जाएं तो वहाँ पर डमी ऐसे बने होते हैं ना, वो डमी मतलब एकदम चेहरा लगा होता है कि पैर बने होते हैं, उनको डमी को कपड़े पहना देते हैं, उन्हें डमी तो बोलते हैं। तो वो होता है पुतला, जिसको हिंदी में पुतला कह सकते हैं। तो इसका जो है ना मतलब इसका ओरिजिनल मतलब वो डुप्लीकेट होते हैं, इसका ओरिजिनल हो जाएगा, आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन का अगला है, इसमें फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। हमें क्या पूछा गया है कि द सिस्टम डैश ऑन बैकअप बैटरी
व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, जब लाइट चली जाती है तो सिस्टम क्या करता है, बैकअप बैटरी यानी कि वो ऑपरेट करता रहता है। आंसर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट हियर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये सब वन वर्ड सब्सटीट्यूट पूछा गया है। आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, वन वर्ड सब्सटीट्यूट। तो वन वर्ड में क्या है, द साउंड एन एलिफेंट मैक्स, जो एलिफेंट का साउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम ट्रम्प्ट बोलते हैं गाइज। एक चीज़ और याद रखिएगा, आप जो ना चीज जो जो ये शब्द हैं इनका प्रोनाउंसिएशन सही से किया करें। कुछ बच्चे इसको ट्रम्पट बोलेंगे, ट्रम्पट नहीं है ये, ट्रम्प्ट है। इसको क्या बोलेंगे, अगर मैं हिंदी में लिख दूँ आपके लिए तो ये ट्रम्प्ट है, ट्रम्प्ट इसको पढ़ेंगे। तो जो एलिफेंट का साउंड होता है उसको लो नहीं, ग्रंट नहीं, ब्रै नहीं, तो इसको बोलते हैं ट्रम्प्ट। ठीक है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है आई थिंक फिर, हाँ ये फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या है वन वर्ड में, अ पर्सन हु वॉक इन हिज या हर स्लीप, जो मतलब सोते हुए चलता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट, इसको भी प्रोनाउंसिएशन आप सही से करें, इसको बोलेंगे सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट। आप कई बार इसको बोलेंगे तो आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन उसका करना आ जाएगा, सोमनाम्बुलिस्ट। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रात में चलते हैं मतलब नींद में चलते हैं तो उनको सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं। फिर से आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही पूछा गया है, तो देखते हैं क्या है वन वर्ड्स में, शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑफ फ्रेज, किसी फ्रेज की या किसी शब्द की अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम एब्रीविएशन कहते हैं ना। जैसे कि हम लिख देते हैं एसपीएन, शाहजहाँपुर को एसपीएन लिख देते हैं, जलालाबाद को जेबीडी लिख देते हैं। तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म होती हैं, तो ये एब्रीविएशन कहलाती हैं। तो आंसर फिलहाल ये डी हो जाएगा। अगर आप गाज़ियाबाद को लिखना चाहें तो कुछ लोग जेजेडबी लिख देते हैं और जेजेडबी लिखते हैं। अगर आप जैसे कर्नाटका, कुछ लोग स्टेट को कर्नाटका को केटीके लिखते हैं, उत्तराखंड को यूके लिख देते हैं। तो इस तरह से ये एब्रीविएशन होती हैं, ठीक है। तो ये डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द गिवन वर्ड, इनकी टॉयल, जो टॉयल है ना इसका अप्रोप्रिएट गिवन मतलब इसका मतलब क्या है, तो टॉयल का मैं आपको इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें पेन बहुत दिक्कत कर रहा है, इसमें स्वीट हो जाएगा इसका आंसर। गाइस इसका आंसर जो है ना स्वीट, ये मीठा वाला स्वीट नहीं है, ठीक है। आप मीठा वाला स्वीट मत हम समझिएगा। यहाँ पे मेरा पेन बहुत गड़बड़ कर रहा है गाइस, इसको रख ही देती हूँ। सेलेक्ट द, हाँ तो इसमें टॉयल मतलब होता है बहुत ही, मतलब किसी ने बहुत ही टॉयल्ड किया है, मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम होता है इसका मतलब, कठिन परिश्रम। जितना जिसे आप स्वीट को कहते हैं ना बहुत ही मीठा है, तो वो मीठा नहीं है। यहाँ पर स्वीट मीन्स भी परिश्रम ही होता है, स्वेट बोलते हैं इसको, स्वीट नहीं है, स्वेट परिश्रम। यहाँ पर ये स्वेट है, ठीक है। तो आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनम्स। आपसे सिनोनम्स पूछा गया है ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, कीन। कीन का सिनोनम्स क्या है, तो कीन मीन्स ही बताइए क्या होता है, तो कीन मीन्स होता है बहुत ही आप एक्साइटेड होना, इनकी कीन का मतलब होता है कि आप बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं, एक्साइटेड हो गए हैं मतलब बहुत ही उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। तो इसका ईगर हो जाएगा, इसका एंटोनिम जो है ना वो इसका ईगर मतलब भी एक्साइटेड ही होता है, तो कीन और ईगर। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनमें से जो चार शब्द दिए गए हैं इनमें से कोई इनकरेक्ट है, तो इंजरी सही लिखा है, थ्रस्ट तो बिल्कुल सही लिखा है, शील्ड, अटैच सही लिखा है। देखिए शील्ड जो होता है ना ये इस तरह से लिखा जाता है, सील्ड, SHIELD सील्ड होता है, ना कि SHELD होता है। तो फिलहाल इसमें जो इनकरेक्ट है ना वो है सी इज करेक्ट हियर। इस पेन बहुत गड़बड़ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हिंदी के अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं तो स्वामी श्रद्धानंद महर्षि DK कार्वे। तो आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः कैसे मिली, तो अल्काट जी ने के कारण मिली थी। आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आंसर ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो खलपक्कम में स्थित है। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। आंसर
इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये शायद रिवीजन है आपका। एक धूमकेतु की पूंछ जो है ना किस दिशा में होती है, तो वो सूर्य से दूर होती है कि सूर्य की तरफ होती है। आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, भारतीय संविधान में राज्यों के की संकल्पना, तो वो हमारी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ली गई है। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में आधारित किया है, तो किसने किया है, तो वो है डी क्या नाम है, ग्रैनविल ऑस्टिन। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100 नंबर का, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सो गाइस, all the session today's, I hope you all understood today's topic well. So guys, thank you and आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और अपना पूरा बेस्ट दे के आए एग्ज़ाम में। और बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, बिल्कुल भी मतलब आपको एंग्जाइटी ना हो। इस टाइम बिल्कुल एकदम पीसफुल रहें और सुबह में कोशिश क्या करें आप मेडिटेशन करने की, खुद को शांत रखने की, खुद को खुश रखने की, क्योंकि आप खुश रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे तो भी आपका जो है ना आगे फ्यूचर आपका पॉजिटिव होगा। गाइज़, आपको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है और अपने आस पास सफाई भी रखें, क्योंकि कहते हैं ना साफ़ सफाई से हेल्दी खुद भी रहते हैं और हेल्दी हमारा दिमाग भी रहता है। और गाइज़, मैं बता दूं, अगर आपको हमारा लेक्चर ही देखना है, हमारी ही आपको वीडियोस देखनी है, तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ से आराम से आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और कोई भी लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल की, ईजी टू मॉडरेट और कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन इसमें हम लेक्चर लेके आते हैं। और गाइज़, अगर करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा है और लगभग 1 आवर का क्वेश्चन है, उसमें लगभग 300 के क्वेश्चन है। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूड किया गया है और आप उसको आप ज़रूर अटेंड करें और उसको कई बार, मेरा तो यही कहना है कि आप सिर्फ इसको एक बार नहीं देखें, एक बार सिर्फ आप विजुअली देखें और उसको बार बार सुनें। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो ना, अगर आपके एग्ज़ाम में जो भी आएंगे, हर एग्ज़ाम में 10 से 12 आते हैं, तो वहीं से आएंगे गाइस। और आप इसके अलावा मतलब और क्या ही क्वेश्चन बन सकते हैं। सो थैंक यू गाइस अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।